नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बंगाल में कैंपेन का शोर थम गया। सेकेंड फेज में परसों 142 सीटों पर वोटिंग हुई। कैंपेन के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल से इस भरोसे के साथ वापस जा रहे हैं कि 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार के शपथ ग्रहण में फिर आना है। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सेंट्रल फोर्सेज इलेक्शन रिजल्ट आने के 2 महीने बाद तक बंगाल में ही रहेंगी, इसलिए लोग बेखौफ होकर वोट डालने जाएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल में बदलाव की बयार है। अब बंगाल के लोग हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर रोक लगाने वालों को सत्ता से बेदखल करेंगे, बंगाल में कमल खिलाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि योगी हों या मोदी, ये तो 2 दिन के मेहमान हैं, घूम फिर कर चले जाएंगे, बंगाल में वही रहेंगी, तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बंगाल में सारे दांव आजमा लिए, लेकिन यहां न मोदी की गारंटी चलेगी न योगी का बुलडोजर मॉडल। बंगाल के लोग ममता बनर्जी की लाइफ टाइम गारंटी के साथ हैं। 4 मई को तृणमूल ही जीतेगी। प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी दल अगले 2 दिनों तक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। आखिरी वक्त में बंगाल का सियासी माहौल कैसा है, दूसरे फेज में कौन कौन से मुद्दे हावी हैं, सेकेंड फेज में बीजेपी को ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़ी और कैंपेन के आखिरी दिन कहां कहां हंगामा हुआ, यह सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं आखिरी दिन कैंपेन के अलग अलग रंगों से। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। बीजेपी की तरफ से कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी। होम मिनिस्टर अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल में थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से खुद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज अरविंद केजरीवाल ने भी तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनाव प्रचार की शुरुआत नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में एक रैली के साथ की। इस विधानसभा चुनाव की आखिरी रैली में प्रधानमंत्री ने बंगाल में बीजेपी की जीत का विश्वास जताया। उन्होंने कहा कि वो आज बंगाल से इस भरोसे के साथ जा रहे हैं कि उन्हें अगले महीने बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में फिर बंगाल आना है। आपको याद होगा जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, तो उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। मैं दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में गया था, देवी देवताओं से आशीर्वाद लिया था। इस चुनाव में भी मुझे वैसी ही अनुभूति हुई है जैसी अनुभूति किसी देवी मंदिर के दर्शन के समय होती है। इस भागदौड़ में ये भी स्वाभाविक है कुछ थकान हो जाए, आखिर हम सबका शरीर का अपना अपना धर्म होता है। 30-40 साल पहले भी ऐसी भागदौड़ में थकान तो होती ही थी, लेकिन साथियों इस चुनाव में एक अलग ही अनुभव कर रहा हूं। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बावजूद मुझे बंगाल के इस चुनाव में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। जिस बैरकपुर असेंबली सेगमेंट में आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में अपनी आखिरी चुनावी रैली की, वो इलाका नॉर्थ 24 परगना जिले में आता है। नॉर्थ 24 परगना जिले में 33 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के इलेक्शन में बीजेपी ने यहां 33 में से सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ममता बनर्जी की पार्टी को 28 सीटें मिली थीं।
बैरकपुर सीट भी तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन आज बैरकपुर की रैली में मोदी ने कहा कि अगर 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो अंग और कलिंग के साथ बंग यानी बंगाल में भी बीजेपी का जीतना जरूरी है। बंगाल की सेवा करना, बंगाल को सुरक्षित करना, बंगाल के सामने उपस्थित एक विराट चुनौती से बंगाल को बचाना, ये मेरे भाग्य में भी है और मेरा दायित्व भी है। और इस दायित्व से मैं पीछे नहीं हटूंगा। साथियों, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत का, हिंदुस्तान के पूर्वी हिस्से का, पूर्वी भारत का भाग्य बदलने का भी चुनाव है। अतीत में जब भारत समृद्ध था तब उसके 3 मजबूत स्तंभ थे, अंग, बंग और कलिंग। अंग यानी बिहार, बंग यानी बंगाल और कंग यानी कलिंग यानी ओडिशा। ये तीनों स्तंभ कमजोर हुए तो भारत के सामर्थ्य को भी झटका लगा। साथियों, आज भारत जब विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है तो अंग, बंग और कलिंग का मजबूत होना बहुत जरूरी है। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। नरेंद्र मोदी को जवाब दिया ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी ने नादिया की रैली में कहा कि आजकल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के लोगों को गारंटी देते घूम रहे हैं, लेकिन बंगाल के लोगों को मोदी की चुनावी गारंटी पर नहीं, ममता बनर्जी की लाइफ टाइम गारंटी पर भरोसा है। क्षमताय, उड़ीसाय क्षमताय, दिल्लीते क्षमताय, उत्तर प्रदेशे क्षमताय, राजस्थाने क्षमताय, मध्य प्रदेशे क्षमताय। আমার চ্যালেঞ্জ অসীম সরকার, শান্তনু ঠাকুর, অমিত শাহ, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 16টা রাজ্যে আপনাদের সরকার রয়েছে। যেভাবে মমতা ব্যানার্জি বাংলার প্রতিটা মায়েদের লক্ষ্মীর ভান্ডার দিয়েছে, একটা রাজ্যে করে দেখান, আমি রাজনীতির আঙিনায় পা রাখবো না। চ্যালেঞ্জ। যারা মানুষের জলের টাকা বন্ধ করে দেয়, গরিব মানুষের 100 দিনের টাকা বন্ধ করে দেয়, যারা রাস্তার টাকা বন্ধ করে দেয়, যারা আবাসের টাকা বন্ধ করে দেয়, তারা মানুষকে পরিষেবা দেবে। বিজেপির গ্যারেন্টি মানে জিরো ওয়ারেন্টি আর তৃণমূলের গ্যারেন্টি মানে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি। কে গ্যারেন্টি দিচ্ছে? ব্যাগ বস্তা গুটিয়ে 4 তারিখের পর হাওয়া আর দেখতে পাবেন না। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि 16 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक भी राज्य में लक्ष्मी भंडार जैसी योजना नहीं है जो बंगाल में ममता बनर्जी ने चला रखी है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि बीजेपी लोगों के काम का, उनके हक का पैसा रोक लेती है और चुनाव के समय गारंटी देती है, जबकि ममता बनर्जी लाइफ टाइम वारंटी देती हैं। वहीं बीजेपी के गारंटी देने वाले सारे के सारे नेता 4 मई के बाद बंगाल में नजर नहीं आने वाले। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी ही। मोदी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस मां, माटी, मानुष का नारा देकर सत्ता में आई, लेकिन अब इस नारे की बात तक नहीं करती। बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस की असलियत समझ गए हैं।
इसलिए वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बंगाल में एक और क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। में मुझे एक बात बार बार खटकती है, इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। जब वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं, तभी बंगाल भी एक ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रहा है। साथियों, वंदे मातरम गुलामी से मुक्ति का मंत्र बना था। 21वीं सदी में वंदे मातरम को हमें बंगाल के नवनिर्माण का मंत्र बनाना है। मैं बंगाल के हर परिवारजन को भरोसा दिलाता हूं, हम सुजलाम सुफलाम को नीति बनाएंगे, सस्य श्यामलाम को रोजगार की प्रेरणा बनाएंगे, मलयज शीतलाम को सुख समृद्धि का स्रोत बनाएंगे और दुर्गा की शक्ति को सुरक्षा और न्याय की गारंटी बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने बंगाल की अपनी आखिरी रैली में घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया और बंगाली मुसलमानों का भरोसा जीतने की भी कोशिश की। मोदी ने कहा कि टीएमसी ने तो कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, मगर सिटी ऑफ जॉय को घुसपैठियों का गढ़ बना दिया। मोदी ने कहा कि बीजेपी जीती तो घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, मतुआ और नामशूद्रों को नागरिकता मिलेगी और किसी भारतीय नागरिक को परेशान नहीं किया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। टीएमसी ने कोलकाता को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन 15 साल में इन्होंने कोलकाता की पहचान ही बदल दी। यहां घुसपैठियों को बसा दिया। मैं हर कोलकाता वासी से कहूंगा, हमें मिलकर कोलकाता को कोलकाता ही बनाना है। उसकी पहचान बदले जाने से रोकना है। सिटी ऑफ जॉय 21वीं सदी में सिटी ऑफ फ्यूचर भी बने, ये काम हमें करना है। साथियों, मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, बीजेपी के सेवा काल में किसी भी भारतीय नागरिक, चाहे वो किसी भी मत मजहब का हो, उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन घुसपैठियों को छोड़ा नहीं जाएगा, घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। और साथियों, मैं सभी शरणार्थियों को, मतुआ, नामशूद्र परिवारों को भरोसा देता हूं कि आपको नागरिकता मिलकर ही रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आज आपसे एक अवसर मांग रहा हूं, आप एक मौका भाजपा को देकर देखिए, आप एक मौका मोदी को देकर देखिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में 14 किलोमीटर की पदयात्रा की। ममता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर पैदल चली। कैंपेन के आखिरी दिन ममता बनर्जी को अपनी सीट भवानीपुर में जनसभा करनी थी, लेकिन चुनाव आयोग से परमिशन नहीं मिली तो ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई।
पूरे दिन ग्रेटर कोलकाता के अलग अलग विधानसभा सीटों पर वो पैदल घूमी। पहले जादवपुर के सुकांता सेतु से कोलकाता के ढाकुरिया सेतु तक मार्च निकाला। इसके बाद उन्होंने गोल पार्क से गरिया घाट तक पदयात्रा की और फिर चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले कोलकाता में हाजरा लॉ कॉलेज से गोपाल नगर तक पैदल मार्च किया। ममता बनर्जी का काफिला बेलीगंज, रासबिहारी और भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर के गुजरा। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने भी 2 रोड शो किए। नॉर्थ 24 परगना की अलग अलग सीटों पर अमित शाह के रोड शो हुए। इसके बाद अमित शाह ने हुगली में चंदन नगर से बाग बाजार तक कैंपेन किया। रोड शो में अमित शाह ने बीजेपी के वादे दोहराए। कहा कि सत्ता में आने पर बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव नतीजे आने के 60 दिन बाद तक सेंट्रल फोर्सेस बंगाल में रहेंगी। जिस तरह फर्स्ट राउंड शांतिपूर्ण रहा, उसी तरह सेकंड राउंड में भी अमन चैन के साथ वोटिंग होगी। कहाँ भाई, करना ही है, हमें यूसीसी लागू करना ही है, हमारा तो एजेंडा है। यहाँ भारत में 4 शादी नहीं हो सकता, कोई राज्य का विभाजन नहीं होगा। तक कोई हिंसा की घटनाएं बड़ी सामने नहीं आई, एक भी मृत्यु नहीं हुआ है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल के सेकेंड फेज के प्रचार के अंतिम दिन आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जमकर प्रचार किया। योगी ने साउथ 24 परगना, हुगली और नादिया जिले की कल्याणी सीटों पर रोड शो किए। फिर हुगली की धानेखली, कोलकाता की दमदम, नॉर्थ 24 परगना की राजरहाट, गोपालपुर और नादिया जिले की कल्याणी सीटों पर योगी की जनसभाएं हुई। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं पर सख्ती की जाती है, घुसपैठियों को खुली छूट मिलती है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये सब बंद होगा। योगी ने दावा किया कि ममता की राजनीति की वजह से बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए अब बंगाल से तृणमूल की विदाई तय है। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के हिंदुओं को संदेश दिया था कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। जब आज बंगाल के अंदर बंगाल की सरकार बंगाल के डेमोग्राफी के को साजिश के तहत बदलने की साजिश कर रही है, तब स्वामी विवेकानंद जी की ये उद्घोष हम सबको एक नई प्रेरणा दे रही है। कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। बंगाल में भारत की सनातन परंपरा के बारे में बोलने को प्रतिबंधित किया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने के पहले यहां उपद्रव शुरू होता है, कर्फ्यू रहता है, सरेआम को हत्या होती है, लव जिहाद और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही हैं। टीएमसी मौन है और इस मौन के खिलाफ आज बंगाल मुखर हुआ है। योगी ने डबल इंजन सरकार की बात की तो अभिषेक बैनर्जी ने पलटवार किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि जो डबल इंजन सरकार की बातें कर रहे हैं वो जरा अपने राज्य का हाल भी देख लें। अभिषेक बैनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग बंगाल में पैसा बांट रहे हैं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को समझाया कि अगर बीजेपी के लोग पैसा दें तो ले लेना, लेकिन वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देना। যারা ডবল ইঞ্জিনের কথা বলে, এখানের বিধায়কও বিজেপি, এমপিও বিজেপি। ডবল ইঞ্জিনের স্বাদ কেমন লাগছে? ভালো লাগছে? কিছু পেয়েছেন? পাননি। তাই যারা আপনাদের সাথে গদ্দারি বেঈমানি করেছে, আগামী দিন জবাবটাও এই একই ভাবে একই ভাষায় দিতে হবে। বিজেপির লোকেরা বাড়িতে প্রচার করতে গেলে বলবেন পদ্ম ফুলেই ভোটটা দেবো, এরা টাকা পয়সা দিলে নিয়ে নেবেন। এখন আগামী 2 দিন ইন্টারসে টাকা পয়সা বেরোবে, যেখানে টাকা পয়সা দেবে একদম দরদাম করে নিয়ে নেবেন। পদ্ম ফুলের থেকে টাকা নেবেন আর জোড়া ফুলে ভোট দেবেন। যে যে ভাষায় বোঝে
তাকে সেই ভাষাতে জবাব দেবেন। अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि वो जहां पर खड़े हैं वहां के सांसद और विधायक दोनों भाजपा के हैं, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी सिर्फ वादे करती है। इसलिए जनता को चाहिए कि अगर बीजेपी पैसे बांटे तो ले लें और वोट जोड़ा फूल मतलब टीएमसी को दे दें। बंगाल में सेकेंड राउंड की वोटिंग से पहले आज कई इलाकों से हिंसा और हंगामे की खबरें भी आईं। बैरकपुर की जगद्दल सीट पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। बीजेपी का आरोप है कि कल रात 10:30 बजे जब बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार ममता बनर्जी के खिलाफ केस दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंचे तो टीएमसी के बहुत से समर्थक वहां इकट्ठा हो गए और उन्होंने थाने को घेर लिया। इस बात की खबर मिलने पर बैरकपुर के पूर्व सांसद और विधानसभा के उम्मीदवार अर्जुन सिंह दलबल के साथ थाने पहुंच गए। अर्जुन सिंह को देखकर टीएमसी समर्थक नारेबाजी करने लगे। अर्जुन सिंह नाराज हो गए, उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स से हाथापाई शुरू कर दी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। इस हंगामे के दौरान अर्जुन सिंह के बेटे पवन सिंह की सुरक्षा में तैनात एक जवान सीआईएसएफ के जवान को गोली लग गई। इससे हालात और खराब हो गए। जगतल थाने के बाहर दोनों पक्षों ने काफी देर तक इनके बीच मारपीट चलती रही। लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने जैसे जैसे मामला शांत कराया। अर्जुन सिंह ने आरोप लगाया कि टीएमसी के समर्थकों ने चुनाव में गड़बड़ी करने के इरादे से बीजेपी उम्मीदवार पर हमला किया, लेकिन इस बार टीएमसी हिंसा फैलाने में सफल नहीं होगी। डॉक्टर राजेश कुमार हमारे जगदल के कैंडिडेट हैं। उन्होंने टाइम लिया था, 10:10 में टाइम मिला था कि ओसी हम एफआईआर करेंगे। ममता बनर्जी ने उनको धमकाया है कि चाचा निजी के प्राण बचा, मतलब कि आप अपने को बचाओ, तुमने मुझे नंदीग्राम में हरवाया था, अब तुम अपना जान बचाओ, हमारे लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने वो गए, भाई आईपीएस रहे हुए तो उनको पता है कानून क्या है, तो गए थाने में एफआईआर करने के लिए। अब एफआईआर कराने के नाम पर एसीपी ने उनको बैठाया और टीएमसी के वालों को खबर कर दिया। टीएमसी वाले 100-150 आगे थाने में ढूक के उनको बेइज्जत करने लगे। ऐसी थी ये दोनों जो कैंडिडेट हैं इन पर हमला करो और अर्जुन सिंह इधर आए तो उनको इन्वॉल्व करो ताकि वो अपना चुनाव लड़ नहीं पाया। चेष्टा तो चलेगा, ममता बनर्जी छोड़ इतना जल्दी थोड़े हार मानेंगे। लास्ट तक देखिए उसका शक्ति क्या है, उसका शक्ति है पुलिस और गुंडा। पुलिस तो बहुत हद तक न्यूट्रलाइज हुई है, लेकिन गुंडे अभी भी सोच रहे हैं कि उस सरकार है, हालांकि सरकार नहीं आ रही है, भाजपा की सरकार बन रही है। हालांकि बैरकपुर से टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि सारा हंगामा बीजेपी नेता अर्जुन सिंह की वजह से हुआ। उन्होंने टीएमसी के वर्कर्स से मारपीट की, फिर चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर से कहकर टीएमसी समर्थकों की गिरफ्तारी करवाई। पार्थ भौमिक ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बीजेपी का साथ दे रही है। আর পুরো সিসি ফুটেজ আছে। তারপরে যিনি পুলিশ অবজারভার তিনি মজদুর ভবনে অর্জুন সিংয়ের সাথে মিটিং করে আমাদের যারা নির্বাচন করবে তাদের প্রত্যেককে অ্যারেস্ট করেছে, বাড়ি বাড়ি রেড করেছে। কাউন্সিলর, সভাপতি, ইলেকশন এজেন্ট, আমার নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান এবং গোপাল রাউতকে মারা হয়েছে, তার প্রচন্ড বুকে ব্যথা, তার ট্রিটমেন্ট পর্যন্ত করাচ্ছে না। এরকম নির্লজ্জ পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন। আমি আপনাদের মাধ্যমে জানাচ্ছি 4 তারিখ আসবে, মমতা ব্যানার্জি চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হবে। যারা এই নোংরামি করলো, যারা এই নোংরামি ঘটাচ্ছে, তারাও রেডি থাকুন, প্রস্তুত। टीएमसी के सांसद पार्थ भौमिक कह रहे थे कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है कि अर्जुन सिंह ने पुलिस ऑब्जर्वर के साथ मीटिंग की और फिर टीएमसी के लोगों को गिरफ्तार कराया। लोगों को घर घर जाकर पकड़ा गया, टीएमसी समर्थकों के साथ मारपीट की गई। लेकिन पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग सब बीजेपी से मिल गए हैं, लेकिन 4 मई को ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, उसके बाद ये लोग तैयार रहे। आज हंगामा हुगली में भी हुआ। हुगली के आरामबाग में तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिताली बाग की गाड़ी पर हमला हुआ और फिर उनके साथ भी मारपीट की गई। मिताली बाग को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। मिताली बाग ने 2024 में आरामबाग सीट से चुनाव जीता था। ये वो इलाका है जो पहले लेफ्ट फ्रंट का गढ़ था। हालांकि 2014 के बाद से ये लोकसभा सीट तृणमूल कांग्रेस के ही पास है। आरामबाग विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। जैसे ही अभिषेक बैनर्जी को आरामबाग में तृणमूल कांग्रेस की सांसद पर हमले की खबर मिली तो वो तुरंत मौके पर गए। उन्होंने अस्पताल में मिताली बाग से मुलाकात की। इसके बाद आरामबाग में एक जनसभा को एड्रेस किया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उनका वैसे तो आरामबाग आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जिस तरह लेफ्ट से बीजेपी में आए गुंडों ने
एक दलित महिला सांसद पर हमला किया है, उसके बाद उन्हें आना पड़ा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2021 में टीएमसी आरामबाग और उसके आसपास की दूसरी सीटों पर हार गई थी, लेकिन वो वादा करते हैं कि 4 मई के बाद मिताली बाग पर हमला करने वाले जहां भी छुपे होंगे उनको ढूंढ कर निकालेंगे। आज के সেই সিপিএম এর হাড়মাতগুলো জামা পাল্টে জার্সি পাল্টে কাস্তে হাতুড়ি তারা ছেড়ে দিয়ে পদ্ম ফুলের আশ্রয়ে রয়েছে। সিপিএম এর হাড়মাত বিজেপির জল্লাদ হয়েছে। তা এসসি মহিলা, তপশিলি মহিলা, তার গায়ে যারা হাত দিয়েছে, 4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। अभिषेक बनर्जी कह रहे थे कि सीपीएम के गुंडों ने हसिया हथौड़ा छोड़कर कमल का फूल थाम लिया है। सीपीएम के गुंडे बीजेपी के जल्लाद बन गए हैं, लेकिन 4 मई को दोपहर 12 बजे के बाद वो देखेंगे कि किस जल्लाद में कितनी ताकत है और उन्हें कौन बचाता है। अभिषेक बनर्जी ने चुनाव के बाद बीजेपी के लोगों को देख लेने की धमकी दी। बीजेपी के नेता इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता इल्जाम लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स को डराने के लिए चुनाव आयोग ने बीजेपी के इशारे पर दूसरे राज्यों के पुलिस अफसरों को बंगाल भेजा है। यूपी काडर के आईपीएस अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने साउथ 24 परगना में पुलिस ऑब्जर्वर बनाया है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि अजय पाल शर्मा पार्टी के कैंडिडेट्स और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इस इल्जाम को साबित करने के लिए तृणमूल के नेता अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यह वीडियो साउथ 24 परगना का है, जिसमें चेकिंग के दौरान अजय पाल शर्मा फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान को चेतावनी देते दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी न समझे तो बाद में पछताना पड़ेगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। इस वीडियो के आधार पर तृणमूल कांग्रेस ने अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोला और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन किया। टीएमसी प्रवक्ता रिजू दत्ता ने कहा कि 4 मई को रिजल्ट आने के बाद अजय पाल की गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले देसी बमों का बड़ा जखीरा मिला है। साउथ 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में करीब 100 देसी बम बरामद किए गए। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पर छापा मारा तो घर के पीछे के बागीचे से 100 देसी बम मिले। पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाकर सारे बमों को डिफ्यूज कराया। बंगाल में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झगड़े झंझट की छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो इस बार बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण रहा है। कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब बंगाल से चुनावी हिंसा में किसी की मौत की खबर नहीं आई। कैंपेन आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में अमन चैन के साथ ऐतिहासिक वोटिंग हुई। उम्मीद है दूसरे फेज की वोटिंग भी शांतिपूर्ण माहौल में होगी। कैंपेन के दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच तीखी बयानबाजी जरूर हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच खून खराबा नहीं हुआ। यह अच्छी बात है। लोकतंत्र में अपनी जीत के दावे तो सभी करते हैं,
लेकिन आखिरी फैसला जनता का है। नेताओं ने अपनी अपनी बात बंगाल के वोटर्स के सामने रख दी है। अब 29 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग होगी और जनता का फैसला 4 मई को आ जाएगा। काउंटिंग के दिन बंगाल के हर पोलिंग बूथ से सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आपको मिलेगा इंडिया टीवी पर। आज अरविंद केजरीवाल ने भी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए कैंपेन किया। बंगाल में तो केजरीवाल के प्रचार की ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के एक बयान ने सियासी माहौल गरमा दिया। केजरीवाल अब न्यायपालिका से टकराव के मूड में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जस्टिस सूर्यकांता शर्मा की निष्पक्षता पर संदेह है, इसलिए वो शराब घोटाले के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में न खुद पेश होंगे न उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। केजरीवाल ने पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मुद्दे पर एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है, कोर्ट की वजह से ही वो जेल से बाहर हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से इंसाफ की उम्मीद उन्हें नहीं है, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता की अदालत में पेश होकर खुद दलीलें दी, बताया कि वो क्यों अपना केस दूसरे जज की कोर्ट में ट्रांसफर कराना चाहते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उनकी दलीलें ठुकरा दी। अब वो उनके फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में नहीं जाएंगे। Justice should not only be done, but should also be seen to be done. पर यह मुद्दा अब सिर्फ मेरे केस का नहीं है, बल्कि आम लोगों के न्याय प्रणाली पर भरोसे का है। ऐसी दुविधा के मौके पे बापू ने हमें सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्णकांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे, उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल के इस फैसले को नई राजनीतिक नौटंकी बताया, न्यायपालिका के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल बापू का नाम खराब कर रहे हैं, अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बापू तो शराब के विरोधी थे? केजरीवाल से महात्मा गांधी ने शराब घोटाला करने को कहा था? अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की तस्करी करो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की नीति बदलो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब घोटाला करो, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब की कमीशन खाओ, चोरी करो? नहीं, महात्मा गांधी ने जो नियम, जो परंपराएं जिनका उन्होंने पालन किया या देश के सामने रखी, अरविंद केजरीवाल ने उन सब नियमों का उल्लंघन किया, सब नियमों को तोड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे तीन तीन बार संविधान की शपथ ली और आज उसी संविधान की मर्यादा को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी के स्थल को भी राजनीतिक नौटंकी का हथियार बना रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम पर पूरे इस शराब घोटाले का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते हैं कि इन्होंने शराब घोटाला किया है, चोरी किया, भ्रष्टाचार किया, इनको सजा मिलेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मर चेयरमैन और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान कोर्ट की अवमानना है, न्यायपालिका का अपमान है, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए। मनन मिश्रा ने कहा कि अगर इसी तरह सभी आरोपी जज पर सवाल उठाने लगे तो पूरा लीगल सिस्टम चरमरा जाएगा। और ये बड़ी दुखद बात है एक राजनेता के लिए जो मुख्यमंत्री रह चुका है दिल्ली का, उसको कानून का इतना ज्ञान नहीं है। उस आदमी को मैं कहूं कि इतनी तमीज नहीं है कि उसने जो जो शब्द इस्तेमाल किए हैं जुडिशियरी के लिए और पर्टिकुलरली एक जज के लिए, ये कंटेम्पचुअस है, अदालत की, कोर्ट की मानहानि है। और जो केजरीवाल ने आज किया है और जो लगातार करते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर जज पे, पूरे कोर्ट पे, पूरी न्याय व्यवस्था पे जिस ढंग से उन्होंने अटैक किया है अपने को बचाने के लिए, अरे भाई आप अपना पक्ष रखिए न्यायालय में, जो कानूनी पक्ष है आप अपने फैक्ट्स को रखिए, लेकिन आप चाह रहे हैं कि
न्यायालय को बदनाम करके, न्यायालय को धमकी देके अगर और उस वहां से अपना केस हटा लें, तो ये अगर न्यायालय इनकरेज करने लगेगी इस ढंग के प्रैक्टिस को, तो बहुत ही गलत एक जो है सो परंपरा कायम हो जाएगी। इसलिए जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ये सही फैसला लिया कि किसी क्लाइंट के और खास करके इस ढंग के अटैक के वजह से हम रिक्यूज नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ से मुकदमा नहीं हटाएंगे, अदरवाइज न्यायपालिका बहुत कमजोर होती जाएगी। इसलिए केजरीवाल अब कंटेम्प्ट में भी इनको बांधना चाहिए, इनको उसमें भी अंदर करना चाहिए। केजरीवाल चाहते हैं कि वो जो कहें वही माना जाए, न्यायपालिका भी उनके मुताबिक चले, तो ऐसा नहीं होता। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केजरीवाल को पूरा मौका दिया था, अपने खिलाफ केजरीवाल की दलीलें बड़ी धैर्य और संयम के साथ सुनी, इसके बाद फैसला सुनाया। अगर केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का फैसला मंजूर नहीं है तो वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करके वो जज पर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब तक केजरीवाल राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस तरह के बयान देते थे, फिर संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाया, लेकिन अब उन्होंने न्यायपालिका पर हमला किया है। इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। वैसे जिन नेताओं ने अब तक आम आदमी पार्टी छोड़ी है, उन सब ने यही आरोप लगाया है कि केजरीवाल किसी की नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं, और जो उनकी बात न सुने उसे वो बेईमान और करप्ट घोषित कर देते हैं। इसलिए पार्टी के 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के जिन 7 सांसदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें आज राज्यसभा में बीजेपी के एमपी के तौर पर मान्यता मिल गई। राज्यसभा सचिवालय ने इसे लेकर आज एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 106 से बढ़कर 113 हो गई है, और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में अब सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। अब आम आदमी पार्टी ने इन 7 सांसदों के बीजेपी में विलय को गैर कानूनी बताया है। संजय सिंह ने कहा कि सभापति ने उनका पक्ष सुने बिना फैसला दिया, जबकि दल बदल कानून के मुताबिक इन 7 सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। चेयरमैन साहब ने तो एक तरफा फैसला दिया है। जो विलय का पत्र 7 सांसदों ने दिया है उसका संज्ञान लिया चेयरमैन साहब ने। जो मैंने अभी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए पत्र दिया है उसका तो संज्ञान नहीं लिया है। 10वीं अनुसूची के खिलाफ जाकर इन लोगों ने विलय का पत्र लिखा है। वो साफ साफ पर यह कहती है कि इन लोगों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सर, एक तरह से अब ये ऑफिशियल हो गया कि जो आपके साथ सांसद थे वो बीजेपी में अब शामिल हो गए। क्या लग रहा है कि इतने पुराने साथी जो आपके साथ में थे, और आप तो कहते थे कि कई लोग ऐसे थे जिनके विश्वास ही था अंदर तो वो नहीं जा पाए। बिल्कुल अंदर से तकलीफ होती है, बुरा लगता है कि जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं अगर वो बीजेपी जैसी पार्टी में जा रहे हैं तो बुरा लगता है, बिल्कुल लगता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि संजय सिंह के दावों में दम नहीं है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दल बदल कानून के मुताबिक किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद पार्टी से अलग होकर अपना अलग गुट बनाने या दूसरी पार्टी में मर्ज करने का फैसला कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संजय सिंह को बीजेपी पर आरोप लगाने की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केजरीवाल एंड पार्टी को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के नेता लगातार उनका साथ क्यों छोड़ रहे हैं। देखिए, तकनीकी दृष्टि से 2/3 सांसद टूटे हैं और लिखित रूप में उन्होंने सभापति को दिया है, तो संवैधानिक दृष्टि से वह प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अब राजनीतिक दृष्टि से पूछें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है आम आदमी पार्टी में। जब से इनकी स्थापना हुई है उस जमाने से आप देखिए तो किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, शाजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, वहां से लेकर वो टूटते टूटते आज राघव चड्ढा, मित्तल साहब, पाठक जी, साहनी जी सब अलग होते चले जा रहे हैं। उसका मूल कारण आम आदमी पार्टी की आंतरिक समस्या है, और तो और उनके संस्थापक प्रेरणा पुरुष अन्ना हजारे भी उनके खिलाफ लिख के दे चुके हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जनता को मूर्ख बनाने के लिए जिस रेत की नदी में नाव को खेने की कोशिश की थी, तो आज की आम आदमी पार्टी की स्थिति पर मुझे सिर्फ वह पंक्ति याद आती है जो पुराना गीत था, देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो उसमें पंक्ति है कि नादान तमन्ना रेती में उम्मीद की कश्ती खेती है, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, ये खेल है कब से जारी बिछड़े सभी बारी बारी। तो आज आम आदमी पार्टी अपने ही कर्मों के अनुसार अपने ही भार तले टूट रही है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर हमला किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह हाल केजरीवाल की वजह से हुआ है। केजरीवाल सिर्फ पैसे वालों को सांसद और विधायक बनाते हैं, आम लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है, इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि आम आदमी पार्टी के नेता एंटी नेशनल है, यहां तक भी मैंने बोला और बार बार बोला है। और अब साथ साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि इनको नाम आम आदमी पार्टी से अपना बदल करके अरबपतियों की पार्टी कर लेना चाहिए। तो ये वो पार्टी है जिसने प्रशांत भूषण को राज्यसभा नहीं दी, जिसने योगेंद्र यादव को राज्यसभा नहीं दी, प्रोफेसर अनंत कुमार को राज्यसभा नहीं दी, जिसने आशुतोष जैसे काबिल साथी को राज्यसभा नहीं दी, कुमार विश्वास जैसे कवि को राज्यसभा नहीं दी, बल्कि धन कुबेरों को धन के आधार के ऊपर राज्यसभा देंगे तो यही हाल होगा जो कि अभी पंजाब के सांसदों के साथ में हुआ है। इस बीच राघव चड्ढा ने आज फिर एक वीडियो जारी किया। एक बार फिर आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह बताई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है। आम आदमी के हितों की बजाय कुछ नेताओं के हित हावी हो गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया। जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है, और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। अब में से बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा, और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव चड्ढा के साथ 6 और सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ा है। यह केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, अंजलि दमनिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, शाजिया इल्मी, अलका लांबा, कपिल मिश्रा, एच.एस. फुल्का, लिस्ट लंबी है। ऐसे तमाम नेता हैं जो केजरीवाल का साथ छोड़ चुके हैं। हालांकि इन नेताओं के जाने पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी, क्योंकि केजरीवाल के साथ इनके मतभेदों की खबरें पहले से आम थीं। लेकिन इस बार राघव चड्ढा ने 7 सांसदों के साथ इतनी साइलेंटली काम किया, राज्यसभा में पार्टी की पूरी ताकत ही खत्म कर दी, और केजरीवाल को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसलिए केजरीवाल ज्यादा बौखलाए हुए हैं। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र में ऑटो चालकों को एक बड़ी राहत मिली। महाराष्ट्र के जो ऑटो ड्राइवर्स मराठी बोलना नहीं जानते, फिलहाल उनका परमिट कैंसिल नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं होगा। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सीखनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत मराठी बोलना और समझना सीखना होगा। सरकार ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सिखाने में मदद भी करेगी। आज ऑटो यूनियन के साथ महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ, असल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बेसिक मराठी सीखने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को 1 मई की डेडलाइन दी थी। इसके बाद वेरिफिकेशन ड्राइव चलाकर परमिट कैंसिल करने की बात भी कही थी। ऑटो यूनियन ने इस फैसले के विरोध में 4 मई को हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। विवाद बढ़ने पर आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाइक ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में ऑटो यूनियन के नेताओं ने कहा कि ऑटो चालकों को मराठी सिखाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें कुछ मोहलत चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। आज सरकार मोहलत देने को तैयार हो गई, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि अगर किसी को महाराष्ट्र में रोजगार करना है तो उसे मराठी सीखनी ही होगी। मराठी सीखने के लिए अगर लोग तैयार है तो राज्य शासन की यही भूमिका है कि किसी भी हालत में हम उनको मराठी सिखाने के लिए प्रवृत्त करेंगे। वो मराठी सीखने को तैयार है। अगर उन्होंने टाइमिंग मांगा है, किसी ने 3 महीने का मांगा है, किसी ने 6 महीने का मांगा है, किसी ने 1 साल का मांगा है, हम टाइमिंग देने के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी तैयार है। मगर कोई अगर ये कहेगा कि नहीं हम सीखेंगे नहीं, मगर हम धंधा भी करेंगे, व्यवसाय भी करेंगे महाराष्ट्र में, मगर मराठी हम तैयार ही नहीं होंगे सीखने के लिए, तो ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में अगर आपको व्यवसाय करना होगा, महाराष्ट्र में अगर आपको काम करना है, महाराष्ट्र में अगर प्रवासी गाड़ियां जो आपको चलानी है, तो हमको
मराठी आना चाहिए। शासन सकारात्मक है, शासन ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं जबरदस्ती आपको आज के आज ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज नहीं तो अभी इतने साल रुके भाई, थोड़ा दिन रुकने के लिए हमें कोई ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती हम कर रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय निरुपम ऑटो ड्राइवर्स के समर्थन में थे, इसलिए आज संजय निरुपम भी मीटिंग में पहुंचे। उन्होंने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर की। संजय निरुपम ने कहा कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी तो आनी ही चाहिए। अब ऑटो ड्राइवर्स को मराठी सिखाने में भी वो मदद करेंगे। हमारे जो पूरे मुंबई MMR रीजन में, खासकर नवी मुंबई में, ठाणे में, मुंबई में, मीरा रोड भाईंदर में बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं या दक्षिण भारत के लोग हैं, जो अमराठी लोग हैं, जिनको मराठी नहीं आती और वो टैक्सी चलाते, ऑटो चलाते हैं, उनके सामने इस प्रकार का एक दबाव था कि 1 मई को अगर टेस्ट में वो फेल हो गए मराठी ज्ञान में तो उनकी परमिट रद्द हो जाएगी। अब ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, अब किसी का परमिट रद्द नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। सरकार जो वेरिफिकेशन करेगी वो उनके कागज पत्रों का करेगी कि कहीं किसी ने बोगस कागज पत्र लेकर के, कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, वो तो ऑटो चालक नहीं बन गया है, हम उसको चेक करेंगे। जहां तक मराठी ज्ञान की बात है उसका उसकी जो ड्राइव टेस्ट होगी वो 6 महीने बाद शुरू होगी। ऑटो रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट शशांक राव ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया। शशांक राव ने कहा कि मुंबई में 85% और महाराष्ट्र में करीब 60% ऑटो ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्हें मराठी नहीं आती, लेकिन अब सरकार ने मौका दिया है, मराठी सीखने की व्यवस्था करने का भी भरोसा दिया है, तो आगे सब ठीक होगा। परिवहन विभाग के द्वारा कुछ सर्वेज वगैरह चलाए जाएंगे और 15 अगस्त से जो कोई वो जो मराठी का एक फॉर्मेट लेकर आएंगे जो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगा, जो उनको व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से होगा, वो लाया जाएगा और उसके फिर उनका निर्णय के हिसाब से कि कहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमने ये कहा है कि उसमें रिक्शा और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने का जो वो देंगे उसमें पूरी तरह से हमारी संगठन का सहयोग होगा। हमारा एक ही कहना है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो स्वयं रोजगार है, वो कहीं भी धोखे में नहीं आना चाहिए। और आज के पूरी बैठक के बाद ये मंत्री महोदय ने आश्वासित किया है कि कहीं भी भाषा को लेकर कहीं भी 1 मई के बाद ऐसी कार्रवाई की नहीं जाएगी। मराठी भाषा का मुद्दा कई दिनों से गर्म है, इस पर खूब पॉलिटिक्स हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठी भाषा अनिवार्य करने के फैसले का वो समर्थन करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इम्तियाज जलील ने कहा कि कुछ दिन पहले तक वो भी मराठी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अब मराठी सीखी है। कुछ दिन में ऑटो चालक भी सीख जाएंगे। आम्ही तर याचं समर्थन करतो की महाराष्ट्रामध्ये राहणारे लोकांनी मराठी शिकायला पाहिजे, पण हे करताना जे दमदाटी सुरू आहे, जे गुंडगर्दी सुरू आहे, तुम्ही अचानक एका ऑटो रिक्षावाल्याला हे सांगणार आहे की बाबा तू मराठी शिक नाही तर आम्ही तुला ठोकून काढू करके, हे कोणता नियम आहे करके? आणि ह्या लोकांना कायदे कानून घेण्याचा अधिकार कुणी दिलेला आहे? मी त्यांना हे सांगितलं की बाबा एका दिवसामध्ये किंवा 8 दिवसामध्ये तुम्ही फ्रेंच शिका, जर्मन शिका, मी तुमच्याशी जर्मन मध्ये बोलणार आहे, हे शक्य आहे का? ठीक है, गोरगरीब लोक जे आहे ना ते त्यांना थोडासा समय दिया उसने, त्यांना मराठी कळत असेल। इम्तियाज जलील ने कहा कि महाराष्ट्र में रहते हुए मराठी बोलने का हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो धमकी दी जा रही है, गुंडागर्दी हो रही है, रिक्शा वालों से कहा जा रहा है कि मराठी सीखो वरना पिटाई की जाएगी, ये कौन सी बात है? लोगों को कानून में हाथ लेने का हक किसने दिया? इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर इन्हीं लोगों से यह कहा जाए कि आप 8 दिन में फ्रेंच या जर्मन सीखिए, तो क्या ये मुमकिन है? उन्होंने कहा कि गरीब ऑटो ड्राइवर्स को कुछ वक्त मिलना चाहिए, उन्हें मराठी समझ आएगी। महाराष्ट्र सरकार ने लचीला रुख दिखाया, मराठी सीखने के लिए ऑटो ड्राइवर्स को मोहलत दी, क्लासेस का इंतजाम करने का भी भरोसा दिया, ये अच्छी बात है। काशी, अयोध्या जैसे धार्मिक स्थानों में, शिमला, मनाली, श्रीनगर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर ऑटो टैक्सी चलाने वाले बिना पढ़े लिखे लोग भी हल्की फुल्की अंग्रेजी सीख लेते हैं। इससे उन्हें ही फायदा मिलता है, वो आसानी से टूरिस्ट की बात समझ लेते हैं, उन्हें अपनी बात समझा देते हैं। अगर महाराष्ट्र के ऑटो ड्राइवर्स मराठी सीखते हैं तो इसका फायदा भी उन्हें ही मिलेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने के लिए अमेरिका के सामने नया प्रस्ताव रखा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने नए प्रपोजल में कहा है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म करे तो ईरान भी हॉर्मुज का ब्लॉकेड खत्म कर देगा। इसके अलावा बाकी मुद्दों पर बाद में बात की जाएगी। अब्बास अरागची 3 दिनों में
2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी टीम की मीटिंग बुलाई है। हालांकि ट्रंप ने यह भी दोहराया है कि वो ईरान को किसी भी सूरत में न्यूक्लियर एनरिचमेंट की परमिशन नहीं दे सकते, लेकिन ईरान भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की शर्त पर अड़ा हुआ है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत रद्द करनी पड़ी थी। अटकी हुई बातचीत के बीच अमेरिका अपना चौथा जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी में है। अरब सागर में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से तैनात हैं। अब ट्रंप ने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस डीडी आइजनहावर को अरब सागर पहुंचने का हुक्म दे दिया है। अब बात मौसम की। इस वक्त पूरा देश प्रचंड गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में तो तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है। हैरानी की बात है कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है। जम्मू कश्मीर में लू चल रही है। जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम टेम्परेचर 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इससे पहले इतनी गर्मी का कभी सामना ही नहीं किया। दिल्ली एनसीआर में आज तापमान 43 डिग्री था, 43 डिग्री। दिन भर लू चलती रही। राजस्थान में जैसलमेर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां मैक्सिमम टेम्परेचर 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की वजह से कई राज्य सरकारों ने स्कूलों का वक्त बदल दिया है। गर्मियों की छुट्टियां भी जल्दी करने पर विचार हो रहा है। भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को आदेश दिया है कि काम में लगे मजदूरों को दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक रेस्ट दिया जाए। स्कूल बस शेल्टर्स पर ORS रखे जाए। बसों में आइस बॉक्स होना चाहिए ताकि लोग ठंडा पानी पी सकें, लू की चपेट में आने से बच सकें। इस बीच अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग ने यह बताया है कि अगले 24 घंटों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश भी हो सकती है। इसके अगले कुछ दिनों तक हीट वेव से मुक्ति मिलेगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद तापमान फिर बढ़ेगा। स्पेसिफिकली जो ज़्यादातर टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ इवन टेम्परेचर 44.5 या नियरली 45 के पास भी है। और अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, महाराष्ट्र में टेम्परेचर 46 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से इसमें टेम्परेचर ग्रेजुअली कल से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न हिमालय रीजन देखेंगे तो आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल के लिए भी हमने हीट वेव वार्निंग आज देख रखा है। और आज इवनिंग से वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, रेनफॉल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ से तो आज इवनिंग से इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और प्लेन्स में जो इसका इफेक्ट है कल से आने का अनुमान है। कल से क्या नाम है, पूरा हमारा पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली में रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा। हालांकि आज शाम दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी भी आई। अगले 1-2 दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे टेम्परेचर भी थोड़ा कम होगा, लेकिन गर्मी से ये राहत कुछ दिनों की ही रहेगी। उसके बाद मई और पूरा जून भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। आज ही केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को इस हीट वेव से मुकाबले की तैयारी करने को कहा है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल अंडमान निकोबार के दौरे पर जाएंगे। कल गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आएंगे। कल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें हिस्सा लेंगे। आज की बात में इतना ही।